किया गया, ठीक है। फिर एंड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेटली, इंट्रोड्यूस्ड सेपरेटली या सेपरेट होस्ट एंड प्रोड्यूस किया गया इनको, ठीक है। और फिर एक्सट्रैक्ट किया गया, प्रोड्यूस करने के बाद में एक्सट्रैक्टेड किया गया, ठीक है, अलग अलग तरीके से। और एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो था, ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड, डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाया गया, ठीक है। क्रिएटेड मत लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, इंट्रोड्यूस किया गया। डाइसल्फाइड बॉन्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दैम, इन दोनों चेन के लिए, ए और बी चेन को सेपरेटली आइसोलेट किया, इंट्रोड्यूस अलग अलग होस्ट सेल में करवाया, प्रोड्यूस किया, फिर एक्सट्रैक्ट किया, और लेबोरेटरी के अंदर में उनके बीच में क्या करवाया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू उन दोनों चेन को कनेक्ट कर दिया गया। और इस तरह से क्या हो गई, आपकी जो मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन थी वो बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट पूछी जाती है, ज़्यादातर डेट नहीं मतलब ईयर पूछा जाता है। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन थी कब कंस्ट्रक्टेड हुई, कब मार्केटिंग करी गई, ठीक है, बनाई गई, तो बेसिकली वो क्या था 1983, ठीक है। तो एले लिली फर्स्ट, है ना, क्या किया था उन्होंने, प्रोड्यूस किया फर्स्ट, या एले लिली प्रोड्यूस्ड फर्स्ट लिखिएगा, एले लिली प्रोड्यूस्ड फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इंसुलिन कब किया उन्होंने, इन 1983, ठीक है। 1983 में कभी कोई डेट पूछे आपसे ना, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 5 जुलाई, ऐसे डेट कभी आज तक पूछी नहीं गई है, पर आप उसको किसी बर्थडे के हिसाब से लर्न कर सकते हो, अगर आपके नोन में किसी का बर्थडे है तो, है ना, वहाँ से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो। 1983 इंडियन वर्ल्ड कप जो क्रिकेट था तब जीता गया था, उस हिसाब से लर्न कर सकते हो। अच्छा, जब उन्होंने इसको मार्केटिंग कर दिया, लॉन्च कर दिया गया था इस डेट पर, इस ईयर में, ठीक है, तब उन्होंने इसको नाम भी दिया था, क्या नाम दिया था, टर्म्ड एज या नेम्ड एज, इसको नाम दिया गया इंसुलिन नहीं, ह्यूमुलिन नाम दिया गया, HUMULIN, ह्यूमुलिन। ये है इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का नाम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक में, जल्दी से, बेटा किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नो, ये नोट कर लिया सबने, रब कर दूं, चलिए अब देखते हैं हम कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इसको डायग्रामेटिकली, इसको, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया था एले लिली ने, सबसे पहले तो उन्होंने एक होस्ट सेल लिया, ठीक है, जो बेसिकली क्या था, इकोलाई था। तो सबसे पहले तो उन्होंने होस्ट सेल लिया इकोलाई, और इसका प्लाज्मिड लिया इन्होंने, ये सेल है, छोटा बनाते हैं हम, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये प्लाज्मिड है, इकोलाई सेल है, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर साइड में हम एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन सेल है ये, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है इसमें। दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमन सेल, और ये है आपकी इकोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, ठीक है। क्या किया उन्होंने, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने आइसोलेट किया इसके प्लाज्मिड को और इसके जेनेटिक मटेरियल को,
डन। तो फर्स्ट यहां से करते हैं हम इसको, या ऐसे कर लेते हैं इसको, आइसोलेटेड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए की बात हो रही है ना। यहां पे क्या किया गया, आइसोलेट किया गया प्लाज्मिड को, आइसोलेट प्लाज्मिड किसका, ई कोलाई का, वो किसका है, ह्यूमन सेल का, है ना। इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। अच्छा, आइसोलेट करने के बाद क्या किया, देखिए ये यहाँ आ गया है, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल इस तरह से है और ये प्लाज्मिड इस तरह से है, आ गया यहाँ पे। दोनों को क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ठीक है। यहाँ पर इसको भी और यहाँ पर इसको भी, कट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सेम कहानी हम इसके लिए भी लिखेंगे, कट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखिएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेम होंगे दोनों, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अलग अलग ले रहे हो, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इको R1 लिया है अगर आपने, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, इको R1 ही लेना होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कंसीडर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया, ये कुछ स्ट्रक्चर अब इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये इधर आ गया, और ये जो आपका है ये इस तरह से आ गया। सपोज दैट ये है आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये है। दोनों को क्या कराया, ये सारा प्रोसेस हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, प्रोसेसेस का पार्ट है ये। दोनों को सेम एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से क्या कर दिया, लाइगेज करा दिया, है ना। यहाँ पर क्या करा दिया, सील करा दिया, सील विद डीएनए लाइगेज एंजाइम से। और जब डीएनए लाइगेज से सील कराया गया तो ये कुछ इस तरह से आया अब, ठीक है। ये इस तरह से आपका क्या बन गया, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से ये क्या बन गया, दिस इज व्हाट, rDNA। इसमें ये जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर की तरह काम करेगा और ये जीन आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, जल्दी से बताइए, यहाँ तक नोट कर लिया, हाँ या ना। कर लिया सबने नोट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसे रब कर रही हूँ और थोड़ा हम इसको ऊपर लेकर के आते हैं इस वाले स्टेप को, है ना। क्या किया, इसको एक दूसरे वेक्टरलेस इकोलाई में इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसको एक दूसरे वेक्टरलेस इकोलाई सेल में इंट्रोड्यूस कराया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यहाँ लेके आ गए एंड दिस rDNA was introduced into another vectorless E. coli, है ना, vectorless E. coli। तो कहानी कुछ इस तरह से आ गई। अब ये एक सेल है ई कोलाई की, ये सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ आ गया इसके अंदर ऐसे, ठीक है। और फिर क्या कराया, अच्छा वो सारा स्टेप हम करेंगे जो हमने पढ़ा था ना, स्क्रीनिंग वगैरह, भाई आया है कि नहीं आया है, वो सब स्टेप तो होगा साथ साथ में। यहाँ पर इसके बाद में क्या करवाया, इसमें इसको कल्चरिंग करवाया, है ना। लार्ज स्केल पे कल्चरिंग करवाने से पहले आपको लेबोरेटरी लेवल पे भी कल्चरिंग करवाना है, ठीक है। सक्सेसफुल इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, जीन का प्रॉपरली एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारे हम पढ़ चुके, इसलिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इस ई कोलाई सेल को, ये जो होस्ट सेल है, अब इसे हमने क्या नाम दे देंगे, अब ये ई कोलाई सेल पहले तो कैसी थी, वेक्टरलेस ई कोलाई थी, लेकिन अब तो हम इसको वेक्टरलेस नहीं बोलेंगे ना, ये कैसी हो गई आपकी, ये ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड
रिकॉम्बिनेंट सेल हो चुकी है, अब रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई हो चुकी है। तो यहाँ तक आई होप हम पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में कैसे पता लगाते हैं कि ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है ना। इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसकी कल्चरिंग कराएंगे, पहले लेबोरेटरी लेवल पे, उसके बाद में लार्ज लेवल पे, कल्चरिंग एट लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल पे बाद में कराएंगे, फॉलोड बाय स्मॉल स्केल कल्चरिंग। सपोज करिएगा कल्चरिंग में ये ऐसे एक ई कोलाई सेल, दो, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह कंसीडर कर रहे हैं इसको, ये इतने सारे सेल्स इसमें क्या हो गए, कल्चरिंग के बाद में प्रोड्यूस हुए हैं, ये सब सेल्स हैं। ऑफ कोर्स इन सब में सेल मेम्ब्रेन भी होगी, है ना, सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा, लेकिन हमें वो सब डिस्कस नहीं करना है, हमें हमारे मेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉलो करना है। ये हर सेल के पास आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सब में आया है, यहाँ पर इस तरह से सब में आ गया, ये आया समझ में, ठीक है। ये मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं आपके ई कोलाई सेल की विद योर डिजायर्ड पीस ऑफ जीन, ये इसका जेनेटिक मटेरियल तो आएगा ही आएगा सब में, ठीक है, इस तरह से। और ये अब जो ई कोलाई सेल है ना, हमने इसको नाम भी दिया था, इनको हम हीटेरोलोगस होस्ट सेल बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इनके पास में पहले नहीं था इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, आपने इंट्रोड्यूस कराया है ना। तो यहाँ पर इन सबके पास में क्या आ गया, अब हमें क्या देखना है, यानी कि ये जो प्लाज्मिड था उसका एक्सप्रेशन इन सभी सेल्स में हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको आइसोलेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आगे आते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सप्रेशन हुआ है जीन का, किसमें, इंसुलिन में हुआ है और इन सभी सेल्स में हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है, किसमें हुआ है, इंसुलिन प्रोटीन में हुआ है, इनटू इंसुलिन, किसमें हुआ है, इन ऑल प्रोड्यूसिंग सेल्स या ऑल न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, है ना, या ऑल कल्चर्ड सेल्स लिखिएगा, नॉट न्यूली फॉर्म्ड, इन ऑल कल्चर्ड सेल्स, ठीक है, ये स्टेप हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, इन सभी सेल्स में आ गया, अब आप इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू तो आइसोलेट करोगे, है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बेसिकली यूज करेंगे किसको, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को, है ना। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप इसमें से जो आपका इंसुलिन बना है उसको क्या कर लेंगे, आप आइसोलेट कर लेंगे, है ना। और आइसोलेट करने के बाद इसको प्यूरिफाई करेंगे, स्टोरेज करेंगे और फिर मार्केटिंग कर देंगे। तो आइसोलेट इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है, ये आपने आइसोलेट कर लिया। और लास्ट में आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाई करेंगे, स्टोरेज करेंगे और फाइनली मार्केटिंग कर देंगे, ठीक है। प्यूरिफाई, स्टोरेज एंड सेलिंग या मार्केटिंग, ये हो गई इसके सारे स्टेप्स, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा हम इसको इधर ले आते हैं, ये जो स्टोरेज है, यानी कि अगर ये आपका स्टोर किया हुआ है आपने, ये है वो इंसुलिन, है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, अब इसको इंसुलिन ना बोल करके आप बोलेंगे ह्यूमुलिन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमुलिन, ये है वो प्रोटीन जो बेसिकली आपने इस सब मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर करी है। आया समझ में सबको अच्छे से, आया ना, जल्दी से, जल्दी बोलिए, रब कर दूं मैं इसे, चलिए, ठीक है। अब ये जो ह्यूमुलिन है इसको यूज कैसे किया जाता है, आपने देखा है कभी भी किसी डायबिटिक पेशेंट को, क्या वो इंसुलिन को खाते हैं या कोई टैबलेट्स के फॉर्म में, नहीं ना, वो हमेशा उसे इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो बस वही पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है कि जो ये ह्यूमुलिन प्रोटीन है ना,
दिस प्रोटीन टेक्स बाय पेशेंट, है ना, into intramuscular injectable, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चीज देखते हैं कि भाई जो देखिए अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, है ना, कुछ मेडिसिन तो होती हैं ओरली, जैसे वैक्सीन की भी अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन कैसे होती हैं, इंट्रावेनसली उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्यों नहीं कर सकते, इसको इंजेक्ट क्यों कराते हैं, मसल्स में ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पिला भी तो सकते हैं ना, इसकी कोई मेडिसिन बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे। बहुत सारी दवाइयाँ होती है, कुछों को तो हम ओरली डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और कुछों को हम मसल्स में लेते हैं, कुछों को डायरेक्टली वेन्स में लेते हैं, डायरेक्टली वेन्स में लेते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है या ऐसे ही हवा में चलता है सब कुछ। कोई मैसेज कर रहा है, बता रहा है, हाँ जी साक्षी आप बताइए। क्लास में हो भी कि नहीं हो। देखिए इसके पीछे दो रीजन होते हैं, अगर हम किसी भी मेडिसिन को ओरली इंजेक्ट कर रहे हैं तो ओरली जब हम लेते हैं ना तो वो सेम वही डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही उसका बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी सेल्स के पास, है ना। सबसे पहले आपने इनहेल किया विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी, नेचुरल सी बात है। और एलिमेंट्री कैनाल में जब स्टमक जो है आपका, वहां पे क्या है, उसमें HCl का सिक्रेशन होता है ना। तो HCl का जो सिक्रेशन है, जो एसिड है, वो क्या करेगा, वो उसको डिग्रेड कर देगा, क्लियर है। जब वो डिग्रेड हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी पूरी की पूरी, तो उसका आगे तक तो ट्रांसपोर्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मेडिसिन हमारे कैसे होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ एसिड सेंसिटिव होते हैं। तो जितने भी एसिड सेंसिटिव डोज होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको हम या तो मसल्स के थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल ही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जो एसिड रेजिस्टेंट होती हैं, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा HCl का, अगर वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाते हैं तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम ओरली ले सकते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन है, हमेशा पिलाई जाती है वो, है ना, क्यों, क्योंकि पोलियो वैक्सीन क्या है, एसिड रेजिस्टेंट वैक्सीन है। मेडिसिन है, जो भी हम दवाएं खाते हैं, वो सभी कैसे हैं, उन पे एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड उनको डिग्रेड नहीं कर सकता है ना, इसलिए। लेकिन अगर आपने प्रोटीन हमें पता है ना कैसे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल होते हैं, ना तो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट हो पाते हैं, ना ही हाईली एसिडिक कंडीशंस में। तो अगर हमने इस ह्यूमुलिन प्रोटीन को ओरली इंजेक्ट किया तो क्या होगा, जब वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी तो वहां जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है, वो उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तो वो क्या हो जाएगी, टोटली वेस्टेज हो जाएगी। उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका वेस्ट ना हो, इसलिए इसको डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, हाँ या ना, यस या नो, कुछ तो बोला करो। एक यस, एक दो बच्चे बोलते हैं, एकदम इनएक्टिव सी क्लास है, एकदम न मजा आता है पढ़ाने में, टीचर को पता नहीं क्यों बोलते ही नहीं हो कुछ भी। चलिए ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली किसके लिए, यहाँ पे ह्यूमुलिन के लिए। ये रीजन आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत पूछा जाता है, व्हाई ह्यूमुलिन कैन नॉट बी कंसीडर एज अ ओरली मेडिसिन और ओरली सिरप की तरह हम उसको क्यों कंसीडर नहीं करते हैं। तो आंसर इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये कैसी है, एसिड सेंसिटिव प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर आप इसको ओरली लोगे तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाएगा, प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी, काम की ही नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए हम इनको कैसे लेते हैं, इंट्रामस्कुलर के थ्रू ही लेते हैं। चलिए अब ना हम यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हमें क्या देखना है कि किस तरह से, अभी भी ऐसा नहीं है कि चैलेंज इतना आसानी से खत्म हो गया, अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या निकल के आता है। हमने क्या देखा, इकोलाई सेल का प्लाज्मिड लिया था जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन सेल से DNA लिया था जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है। आपने यूकैरियोटिक सेल के जीन को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, है ना। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोग्मा, प्रोसेस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से, कि हमारा कोई भी जीन क्या होता है, हमें पता है ना कि ये सपोज ये
वही है सेम, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। ये जीन उस प्रोकैरियोटिक सेल में गया होगा, इसने खुद को ट्रांसक्राइब किया होगा, है ना, इसने खुद को क्या किया होगा, ट्रांसक्राइब किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होता है, सबसे पहले क्योंकि उसे इमैच्योर बनाना ना, यानी कि कैसा होता है, डायरेक्टली यूकैरियोटिक जीन्स की बात हो रही है, तो यूकैरियोटिक में कभी भी मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन तो होता नहीं है, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, हेटेरोजीनस आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जो कैसा है, एक इमैच्योर आरएनए है, जो एक इमैच्योर आरएनए है ना। और इस इमैच्योर आरएनए में आपको पता है क्या प्रेजेंट है, एक्सोन एंड इंट्रोन्स, दोनों ही सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दोनों ही तरह के यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक्सोन और इंट्रोन्स। अच्छा, यहाँ पर हमें बेसिकली जरूरत तो इनकी है ना, एक्सोन, क्योंकि इन्हीं में प्रेजेंट हैं आपके, एक्सोन में ही क्या प्रेजेंट हैं आपके, बेसिकली जो मैच्योर इंसुलिन है, ठीक है, या ऐसे लिखिएगा, दे हैव, या रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए, इंसुलिन के लिए बनेगा, यानी कि इनसे बनेगी प्रोटीन, मैच्योर जो इंसुलिन बनेगी वो इससे बनेगी, ना कि इंसुलिन का तो रिमूवल होना है ना, मैच्योर इंसुलिन तो इनसे बनेगी। तो यहाँ पर जो ये है, इनका जो रिमूवल होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, रिमूवल होता है स्प्लाइसिंग के थ्रू, स्प्लाइसिंग, है ना। जब ये हट जाएंगे तो सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट रह जाएंगे और एक्सोन बनाएगा आपके मैच्योर इंसुलिन को। ये तो बात होती है यूकैरियोटिक सेल की। अब जीन तो यूकैरियोटिक का ही था, लेकिन हमने उसको इंट्रोड्यूस तो प्रोकैरियोटिक में करवाया है, और वी नो वेरी वेल कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास में ये मैकेनिज्म नहीं होती है, स्प्लाइसिंग नहीं होती है उनके पास में, है ना, उनके पास में स्प्लाइसोसोम एंजाइम्स नहीं होते हैं। अब जब स्प्लाइसोसोम एंजाइम्स ही नहीं होते हैं तो फिर इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया गया, कैसे उस यूकैरियोटिक सेल के जीन का एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एक्सोन है, मैं चलिए इसको पूरा लिख लेती हूँ, आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, पूरी कहानी किस तरह से होगी इसमें। ये जो इमैच्योर आरएनए है, ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, इस स्टेप पर स्प्लाइसिंग होगी, यहाँ पर हम डायरेक्टली स्प्लाइसिंग लिख देते हैं, रिमूवल हो जाएगा, एक मिनट, एचएनआरएनए, इट मीन्स दिस हैव एक्सोन एंड इंट्रोन्स, ठीक है, किस तरह से, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन और इंट्रोन, ऐसे। फिर यहाँ पर हुआ स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग के बाद में क्या हुआ, ये रिमूव हो गए, है ना, स्प्लाइसिंग में तो इन्हीं का रिमूवल कर दिया ना, तो आपके पास सिर्फ एक्सोन 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 आ गए, डन। यहाँ पर जो ये एक्सोन है अभी कैसे पीसेस में है, तो यहाँ पे कौन आया नेक्स्ट, आरएनए लाइगेज एंजाइम, यहाँ पे क्या आया, लाइगेज एंजाइम, और इस लाइगेज एंजाइम ने जनरली क्या कर दिया, इन एक्सोन 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 के सीक्वेंसेस को जोड़ दिया, है ना, और ये अल्टीमेटली आपकी क्या बन गई है, आफ्टर लाइगेशन एक प्रोटीन, ये अभी डायरेक्ट बनेगी नहीं, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, एक मैच्योर आरएनए बन गया, दिस वन मैच्योर आरएनए आफ्टर लाइगेशन, है ना। यानी कि ये किसके साथ में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन है, ओनली एक्सोन है, और इसके बाद में यहाँ पर इन एक्सोन यानी कि जो ये मैच्योर आरएनए बना है, इस आरएनए में फिर क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, है ना, ट्रांसलेशन हुआ और अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन बन गई, दैट इज व्हाट, दैट इज इंसुलिन बन गई, ये ऐसे बनी। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रहा होगा, इस स्टेप पर लाइगेशन के बाद में कैपिंग और टेलिंग भी रही होगी, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड पे हमने पढ़ी थी ये सब, इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बट नाउ द पॉइंट इज कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास ये स्टेप होता ही नहीं है, उनमें तो ये वाला स्टेप होता ही नहीं है। अगर उनमें ये होता ही नहीं है तो फिर कैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल के जीन का एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है, ये सोचने वाली बात है, कैसे हो गया भाई, ये तो यूकैरियोटिक सेल का जीन है और आप
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इकोलाई के अंदर आपने इंट्रोड्यूस कराया तो फिर कैसे इंसुलिन बन गया, क्योंकि उसमें तो ये प्रोसेस ही नहीं होता है, उसमें तो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है ही नहीं है। वो तो ये काम जरूर करेगा, इंट्रोन्स को कौन हटाएगा फिर। चलिए इसको समझते हैं, पहले आप जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो एक बार तो बता दीजिएगा जल्दी से। हो गया, मैं रब कर दूं इसे। यस चलिए ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला, कैसे साइंटिस्ट ने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला कि आप यूकैरियोटिक सेल के जीन का एक्सप्रेशन हाउ कुड यू सी इन द प्रोकैरियोटिक सेल, कैसे देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कहना सिंपल है, करना सिंपल नहीं है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग जो चेन थी उनको बनाने वाले जीन को आइसोलेट अलग अलग किया था, ए चेन को भी बी चेन को भी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिया था, सी डीएनए को, है ना। अब आपको पता है सी डीएनए का मतलब क्या है, यानी कि जो सी डीएनए जब बनाएगा, सी डीएनए से क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, यानी कि जो बेसिकली आरएनए है, ठीक है, आरएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। तो इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। एक तो जीन फॉर ए चेन के लिए कैसे लिया, सेकंड साइड में लिखते हैं हम जीन फॉर बी चेन के लिए किस तरह से उन्होंने किसको यूज किया। यहाँ पर भी उन्होंने सी डीएनए का यूज किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यूज किया, बी चेन के लिए भी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ही यूज किया, सी डीएनए को यूज किया, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि जो ये वाला जो सी डीएनए होता है ये क्या बनाएगा, सबसे पहले एमआरएनए के थ्रू ही तो बना था ना ये सी डीएनए, है ना। किस प्रोसेस के थ्रू, आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये सी डीएनए को यूज किया गया है ना, यूज किया है जीन फॉर ए चेन एंड जीन फॉर दिस वन इज। तो एक्चुअल में ये सी डीएनए बनाया कैसे, ये सी डीएनए बना, उन्होंने क्या किया, एमआरएनए लिया और इस एमआरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, ये जीन बनाया, दैट वाज सी डीएनए बना दिया, ये बन गया। ऐसे लिया था उन्होंने सी डीएनए को, ठीक है। mRNA with the help of reverse transcriptase was converted into the complementary DNA। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, जो सी डीएनए था, अब उन्होंने क्या किया, इसको प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी यही कहानी ऐसे ही बन करके आया ये वाला जो सी डीएनए। तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रही हूँ, ये एक समझा दिया, दूसरा हम डायरेक्टली डायग्राम्स में बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब सपोज करिएगा ये वेक्टर है, प्लाज्मिड है, इकोलाई का ये, और ये है वो सी डीएनए, ठीक है, ये है वो सी डीएनए। तो अब ये सी डीएनए हो गया और ये आपका प्लाज्मिड हो गया, दोनों को मिलाकर के ये क्या बन गया है, दिस इज व्हाट, वेक्टर बन गया है ना, वेक्टर ही तो है। ये क्या करेगा, व्हीकल की तरह ही तो काम करेगा, यानी कि आप इसको क्या नाम दोगे, ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई आधा मटेरियल तो दूसरे का है, प्लाज्मिड तो, और जो डीएनए है वो अलग है, ठीक है। सेम ऐसे ही कहानी यहाँ पर भी हो गई, ये है आपका सी डीएनए और ये हो गया वेक्टर प्लाज्मिड, है ना। तो ये भी क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। बी चेन के लिए अलग है और ए चेन के लिए अलग है, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोनों को अलग अलग इकोलाई सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये इकोलाई सेल है, ठीक है, ये इसकी इकोलाई सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। ये इस तरह से ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। ये क्या है, आपकी इकोलाई है, यहां पर भी और यहां पर भी। क्या होगा यहाँ पे, ये इस इकोलाई के अंदर में ए चेन को कोड करने वाला जीन सिंथेसाइज होगा, इस इकोलाई के अंदर में बी चेन को कोड करने वाला जीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ए चेन कोडिंग जीन को,
है ना। और ये यहाँ पर क्या बनेगी, बी चेन बनेगी इस वाले सेल में। हाई लेवल पर कल्चरिंग करा लेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू आइसोलेट करा लेंगे, दोनों ही चेन को लेबोरेटरी के अंदर में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे और आपका ह्यूमुलिन बनके तैयार हो गया। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? यस या नो? जल्दी बताइए बेटा। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ इसे। ठीक है, अब बहुत जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में उन पे बात करते हैं। मैं ये पूरा रब कर रही हूँ और कुछ स्पेसिफिक नोट्स आप लिख लीजिएगा, 1-2 पॉइंटर, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सिंपल है, याद रखना। चिल्ड्रंस डे सबको याद रहता है, आप बच्चे हो, बच्चों को बच्चों का दिन जरूर याद रहता है, 14 नवंबर, है ना। तो वर्ल्ड डायबिटिक डे इज सेलिब्रेटेड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पर, सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इसी दिन को सिलेक्ट किया गया था? बिकॉज ऑन 14 नवंबर, या आप ऐसे कर लीजिएगा, बिकॉज दिस डे इज celebrated as birth ceremony of, किसकी जन्मदिन के उसमें मनाया जाता है? क्योंकि जो बेंटिंग थे उनका जन्मदिन था 14 नवंबर को, तो उनके दिन को यादगार बनाने के लिए 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे कंसीडर कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एली लिली था, क्या उसने सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोटीन को ही बनाया था, ह्यूमुलिन को ही बनाया था? नहीं, उसने बहुत सारे एनालॉग्स तैयार करे थे। ठीक है, एनालॉग्स मतलब जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन बॉडी में जाकर के कुछ टाइम लेती है, नियर अबाउट 30 मिनट्स का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे फास्ट रैपिड प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में आपने लिए विद इन 2 to 3 या 3 to 4 मिनट्स में ही उनका एक्सप्रेशन देखने को हमें मिल जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ एनालॉग्स को तैयार किया था जो ह्यूमुलिन से कहीं ज्यादा फास्टिडियस थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि क्या सिर्फ अकेली ह्यूमुलिन प्रोटीन को ही प्रोड्यूस किया या एले लिली ने कुछ और भी किया था? तो वो भी है। ठीक है, एले लिली, और अकेली एले लिली नहीं थी, एक और कंपनी थी रैनबैक्सी। ठीक है, एले लिली एंड रैनबैक्सी, इन दोनों कंपनियों ने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे कुछ एनालॉग्स, इंट्रोड्यूस्ड एनालॉग्स। ठीक है, और इन्होंने जो एनालॉग्स बनाए थे बेसिकली ये इंसुलिन के ही थे और किसी के नहीं थे, एनालॉग्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो एनालॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, ह्यूमोलॉग, HUMOLUOG। ठीक है, वो ह्यूमुलिन है और ये ह्यूमोलॉग है। ये जो इंसुलिन प्रोटीन है उससे कहीं ज़्यादा फास्टली एक्टिवेट होता है इसका बॉडी सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज़ व्हाट, इट इज़ रैपिडली इंसुलिन है एक तरीके से, है ना, रैपिडली एक्टिवेट इंसुलिन है ये, या रैपिडली एक्ट, या ऐसे लिख लीजिएगा आप इसको, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ये, है ना, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ये। ठीक है, इसकी जो एक्टिवेशन टाइम है, इंसुलिन नियर अबाउट 30 मिनट्स में जाकर के बॉडी में एक्सप्रेशन करता है, ये 3 to 4 मिनट्स में एक्सप्रेशन करता है, 10 से 15 टाइम्स कम है उसका जो एक्टिवेशन है। ठीक है, ह्यूमुलिन को हम जो प्रोटीन है बता दिया है आपको, थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड डायबिटिक डे, ये सेकंड हो गया आपका एनालॉग ऑफ इंसुलिन इज ह्यूमोलॉग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज द एनालॉग ऑफ ह्यूमुलिन प्रोटीन, तो दैट इज ह्यूमोलॉग, HUMOLOG। वर्ल्ड डायबिटिक डे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमुलिन प्रोटीन होती है उसको हम क्यों नहीं लेते हैं, ओरली क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बेसिकली वो डिग्रेड हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पर, ह्यूमुलिन कैन
कैन नॉट बी टेकन एज orally because it degrades in alimentary canal। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसकी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता चुकी हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में क्यों डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो कुछ अलग, जो मेडिसिन के फील्ड में जैसे जीन थेरेपी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।